Good evening, everyone. Welcome to this session of Unit 2nd, and it is Part 10. Basic, Certificate in Yoga के इस वोकेशनल कोर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत आगे का जो कोर्स कवर करेंगे वो कंटेंट्स आपके सामने दिए गए हैं। आप देख पा रहे हैं 4 तरीके के आसन हैं जिन्हें हम लोग आज कवर करेंगे। थोड़ा सा लंबा होगा सेशन, बट वी विल कवर इट सक्सेसफुली। उत्तान पादासन, नौकासन, कर्ण पीड़ासन और सर्वांगासन। ये 4 आसन है जिन्हें हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें। तो मैं समझता हूँ, देखिए आप सभी आसन का सिलेबस मैंने दिया हुआ है, उन पर नजर मारिए। और आप सभी से मैं एक बार ये कहूंगा कि आप केवल उसका नाम देख लीजिए। नाम देखने के बाद आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब हिंदी में क्या है। अगर मतलब आपको समझ में आ गया तो वो कैसे किए जाए ये पता लग जाएगा, है ना। और उसके बाद में उसको करने की जो लाभ है वो क्या है वो पता लग जाएंगे। फिर वो क्या हमें केयर करनी चाहिए वो पता लग जाएगा। तो ये 4-5 पॉइंट्स पे हमें हर एक आसन को जानना है। अब उत्तान पाद आसन है क्या? उत्तान मीन संस्कृत में होता है पैर ऊपर उठाना, ठीक है। और बल्कि पाद मीन्स होता है पैर, और उत्तान मीन्स ऊपर। तो पैर ऊपर उठाने वाला मुद्रा जो बनेगी वो उत्तान पाद आसन कहलाएगी। 3 शब्दों से मिलकर बनेगा, उत्तान प्लस पाद प्लस आसन। ऊपर की ओर उठे हुए पैरों की स्थिति में जो मुद्रा बनेगी वो उत्तान पादासन कहलाएगी। नौकासन, नौका प्लस आसन। तो आप जानते हैं नौका बोलते हैं नाव को, बोट को। बोट कैसी होती है आप जानते हैं। अगर आप पीठ के बल जमीन पे लेट जाएं, पैर, दोनों पैर और हाथ आगे करके कमर के ऊपर, जांघों के ऊपर आप ऊपर उठाएं और सारा लोड आपके कमर पे आके पड़े तो आपकी स्थिति नाव जैसी बन जाएगी। तो ये नौकासन कहलाएगा। कर्ण पीड़ासन, ये भी 3 शब्दों से मिलकर बना है। कर्ण प्लस पीड़ा प्लस आसन। कर्ण बोलते हैं कान को, और पीड़ा मीन्स होता है दर्द, परेशानी। आसन, तो ऐसा आसन जहां पे प्रेशर सारा आपके कानों की तरफ बन जाए, ऐसा कौन सा आसन हो सकता है, उसकी मुद्रा क्या होगी, उसे कैसे करेंगे और उससे हमें क्या क्या लाभ होंगे, किन किन स्थितियों में हमें नहीं करना चाहिए, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब चीजें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सर्वांगासन। सर्वांग शब्द आप जानते हैं, सर्वागीण विकास की हम लोग बात करते हैं। सर्वांग कई जगह शब्द आपने पढ़ा होगा, उसका मतलब सभी। सर्व प्लस अंग, सर्व प्लस अंग प्लस आसना। तो जिस आसन में सभी अंगों का इन्वॉल्वमेंट हो, तो ऐसे 4 आसन को आज हम लोग अभी पढ़ेंगे। आप केवल इन्हें समझ लीजिए, और जब भी आप सिलेबस उठाएं एक बार देख लें। एक बार भी अगर आप रिपीट कर लें, वीडियो देख लें या नोट्स वगैरह उन्हें देख लें, किसी पढ़ाई की आपको जरूरत नहीं है। और यहाँ से मैं एक चीज आपको और बता के चल रहा हूँ कि हमने केवल ये कोर्सेज ही नहीं किए हैं, बहुत कुछ किया हुआ है जो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। और वो एक्सपीरियंसेस से आप बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। हमें मालूम है कि बेस्ट पढ़ाई की तरीका क्या है, मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स क्या होती हैं जिनसे आप एक बार पढ़ लें दोबारा ना भूलें, उन्हें कैसे अप्लाई करें। आप अभी उस एज में हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत है जो आपके काम आएंगे। आप लोग अगर जानना चाहेंगे तो डेफिनेटली हम उससे बता के आगे बढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट है उत्तान पादासन। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं आप लेटे हुए हैं योगा मैट पे, और पैर आपने ऊपर उठाए। इस आसन को आप ऑलरेडी पहले से जानते थे। अंतर सिर्फ इतना था कि उत्तान पाद आसन के नाम से नहीं जानते थे। अब उत्तान मीन्स उठे हुए, पाद मीन्स पैर, और आसन ये कैसे किए जाए, क्या किए जाए, बहुत ज्यादा अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है कि आप अपनी योगा मैट पे आराम से लेट जाइए। हाथ नीचे रखिए, हथेलियां नीचे टच होती हुई हों, और आप धीरे धीरे यहाँ से पैरों को ऊपर की तरफ उठा के ले जाइए।
और करीब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए आपके पैरों और आपके दोनों पेल्विक रीजन्स के बीच में, है ना? इस तरीके से होना चाहिए। तो ऐसी मुद्रा जिसमें हमारे जो लेग्स हैं वो एक्सटेंडेड फॉर्म में होती हैं, ऊपर की तरफ तनी हुई होती हैं, ऐसी मुद्रा को उत्तान पादासन के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये एंगल्स बन रहे हैं जब हम उठ रहे हैं। यहाँ पे आप फ्लैट है 0, 15, 13, 45, 60, 75 और 90 डिग्री तक आपको लेके जाना चाहिए। ज्यादा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। लेकिन आसन के साथ में अंतर इतना हो जाता है आसन और एक्सरसाइज में, आसन के समय पे हमें अपनी सांस पे ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आप जब आराम से लेट जाएंगे उस समय आप गहरी सांस अंदर लें। आप अपनी सारी मसल्स को थोड़ा सा वार्म अप करें और फिर उसके बाद में सांसों को छोड़ते हुए, जैसे आप ऊपर की तरफ उठ रहे हैं वैसे ही सांसों को छोड़ते जाएंगे और इसको ऊपर की तरफ पैरों को ले जाएंगे। इनके देखिए कई जगह कई सारे वेरिएशंस आपको मिल सकते हैं। जैसे इसमें देखिए हाथ ऊपर है ना? और वैसे यहाँ पे होनी चाहिए सीधे, हथेलियां नीचे की तरफ। तो ऐसे वेरिएशंस कई आसनों में कई जगह पे आपको मिलेंगे। अब इस टाइप्स क्या है, तो आप 13, वो 15, 30, 45, 90 डिग्री पे आ गए, सांस निकली हुई है। और ऐसी स्थिति में क्या क्या हो रहा है देखो, 4-5 मुद्राएं हैं मैन, जिन पे आपको ध्यान देना है। आर्म रेस्ट अवे इनसाइड बॉडी, हमारे शरीर के साइड में आराम से हमारे जो हाथ हैं वो रेस्टिंग की मुद्रा में होंगे। डायरेक्ट योर गेज टुवर्ड्स द टोज, आपकी जो उंगलियां उंगलियां हैं पैरों की, उनकी तरफ आपकी आंखों का जो है वो निशाना होना चाहिए। आप अपनी उंगलियों की तरफ देखते हुए हों, देखिए यहाँ से, राइट। तीसरा है होल्ड योर लेग्स अप यूजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर एब्डोमेन, अपना पेट जो है ये, इस पे जोर पड़ना चाहिए जब आप इसे ऊपर उठा ले जा रहे हैं। और आप जानते हैं जब अगर इस पे जोर पड़ेगा तो सबसे ज्यादा आराम किसको होगा? पेट, और पेट के अंदर जितने अंग हैं सभी को सबसे ज्यादा आराम होगा। बैक भी आपकी खिंचेगी, उसे भी उतना ही आराम होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, लेग्स फुली स्ट्रेच, पैर आपके पूरी तरीके से खिंचे हुए हों, देखिए इन पे खिंचाव होगा तभी एंगल प्रॉपर बनेगा। और ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और 90 डिग्री का किस सेंस में, आपकी बॉडी की जो वो है वर्टिब्रा है, पीछे की स्पाइनल कॉर्ड है, उसके सेंस में। और इसको आप स्टार्टिंग में 90 डिग्री पे नहीं ले जा पाएंगे, तो आप 15, 30, 35, 40 जितना ले जा पा रहे हैं वहां ले जाएं। उसके साथ में कोशिश करें कि आप जितनी देर रुक सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद में फिर आप सांस ले सकते हैं, आसानी से उसको निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर जब आपको लगे कि अब आपसे नहीं रुका जाता है, सांस लें, धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। और जब पैरों को आप नीचे यहाँ पे लगा दें तो सांस को पूरी तरीके से छोड़ दें। और इसी तरीके से इसको आप रिपीट करें जब तक आपको कन्वीनियंटली आप कर सकते हैं। ठीक है ना? जितने बार कर सकते हैं और जितनी देर रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो इससे आपके पेट की मसल्स, रेक्टस, एब्डोमेन, और इसके साथ में आपकी जो और कोर मसल्स हैं पेट की, वो सारी टोन अप होंगी। लोअर बैक की मसल्स को आराम मिलेगा, थाइस को आराम मिलेगा, डाइजेशन बेहतर होगा, कॉन्स्टिपेशन जो होगा वो कम होगा, इम्प्रूव्स डाइजेशन, टोन्स द लेग्स, आपके पैरों में भी नसों में खिंचाव आएगा, सर्कुलेशन बेहतर होगा, नर्वस सिस्टम बेहतर होगा, सभी में आराम मिलेगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं करना है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आसन पोजीशन है, ये स्पाइन पोजीशन है, आराम की मुद्रा में आप
और यहाँ पे उठी हुई मुद्रा में ये सांस आ जा रही है। आपको क्या ध्यान रखना है कि इफ यू आर प्रेग्नेंट वुमेन देन यू शुड अवॉइड इट। पेट की कोई सर्जरी हुई है तो अवॉइड करना है। गर्दन में अगर कोई प्रॉब्लम है, गर्दन रिलेटेड कोई इश्यू है, या आपकी सियाटिका वगैरह दिक्कत है, या जो थायरॉक्सिन वगैरह की प्रॉब्लम है, तो इन चीज़ों में भी इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लोअर बैक इश्यूज, आपके अगर ये जो बैक है, लोअर बैक, इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, कोई पेन है, कोई स्वेलिंग है, कोई दर्द है, डिस्क वगैरह की कोई स्लिप डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम है, ऐसी स्थितियों में इनको नहीं करें। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको रहता है तो भी इसको ना करें। लो बीपी जिनका रहता है उनके लिए बेहतर है उसको मेंटेन करेगा। नेक्स्ट, नौकासन। देखिए, तो एक नौकासन दो तरीके से है ये। एक तो आप ये देख रहे हैं पेट के बल लेटे और हमने इसको इस तरीके से उठा के नाव बना लिया। और एक का कहलाता है ऊर्ध्व नौकासन। उल्टे लेट जाएं तब फिर आप पैरों को ऊपरी तरफ उठाएं। आप अपनी बॉडी को दोनों तरफ से नाव बना सकते हैं, और नाव को भी एक तरफ से ठोक पीट के अगर सीधा कर दें तो वो दूसरी तरफ से वैसी हो जाएगी। तो ये पोजेज में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट नौकासन विल बी नौकासन। इसको हम बोट पोज कहते हैं। देखिए, अब इसमें तो हम इस लेवल तक भी उठ गए, आसन से काफी ऊपर की मुद्रा में हम आ गए यहाँ पे। तो ये वेरिएशंस हैं, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। नौकासना also known as boat pose is a yoga asana that resembles the shape of the boat. नौका means boat। तो नौकासना के मतलब पहले ही बता दिया था मैंने, नाव के समान आपकी आकृति बनना। अब ये आकृति गलत है, वास्तव में अगर पूछा जाए तो ये आकृति नाव के समान नहीं है। ये तो एक ट्रायंगल बना रही है, और ट्रायंगल ऐसे में डूब भी जा सकता है ना। तो वेरिएशंस दिखाई देते हैं, बेहतर नहीं। Sit bones pressing down firmly, lower back elongated and lifted, shoulders hugged and together, or chest restricting towards forward, thighs up and towards sky। तो ये डिफरेंट है, थोड़ा सा चित्र जरूर उसमें लिया हुआ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कैसे करें, इसके स्टेप्स क्या हैं। तो स्टेप्स सिंपल हैं। आप आराम से मैट पे लेट जाएं, लेटने के साथ में हाथों को यहाँ पे लगाएं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है हाथ जमीन पे नहीं लगे हैं, हाथ आपकी जांघों के साथ में लगे हुए हैं। और उसके साथ ही गहरी सांस लें और अपने आप को ऊपर उठाएं। उसके बाद में जब आप सांसों को छोड़ते हैं तो आप अपने मसल्स को और चेस्ट को भी लूज छोड़ें और जमीन की तरफ आए। ये डिफरेंट है नौकाई। और जो मैं दूसरा एक बता रहा हूँ उसमें क्या करना है, सीधे होके लेट जाना है और उसके बाद में सांस भरनी है। सांस भर के पैरों को ऊपर उठाना है, 90 डिग्री 40 डिग्री जितने भी डिग्री तक आप आ पाते हैं वहां तक आपको आना है। और वहां आने के बाद में सांस छोड़ देना है, फिर एक दो सांस लेना छोड़ना है। फिर जब आप सांस छोड़ना चाहते हैं तो गहराई से सांस भरेंगे। फिर आप पैरों को थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए नीचे की तरफ आएंगे और जमीन पे पैरों को लगा लेंगे। उसके बाद सांस को फिर आप नॉर्मल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में ये वी शेप टाइप में बनानी है, जैसे ये है। कीप योर लेग्स टुगेदर एंड स्ट्रेट विद योर टोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। टोज आपके जो हैं इसकी तरफ ना हो, ये इसके हिसाब से सीलिंग की तरफ हो, छत की तरफ हो। आपकी निगाह जो है ना वो जरूर आपके इनकी तरफ हो, अंगूठों की तरफ। इसी तरीके से इस मुद्रा में रहते हुए एक्सेल स्लोली, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। एंड लोअर योर चेस्ट एंड लेग्स बैक टू द ग्राउंड। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आपकी चेस्ट, बैक और पैरों को नीचे तरफ लाना है। फिर जैसी मुद्रा में थे उसी में आपको आ जाना है, और इसको आप रिपीट करना है जितने टाइम आप कर सकें। तो ये इसके स्टेप्स हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट आप जानते हैं अच्छी तरीके से। हेल्प्स टू रिड्यूस बॉडी फैट। बॉडी में जो वैली फैट होता है हमारे पेट के चारों तरफ जो जमा हो गया होता है, जिनसे हमारा पेट निकल आता है, उसको एक तो ये मेंटेन करता है, डाइजेशन में बेहतर करता है, पेनक्रियाज, लीवर और लंग्स से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उन्हें बेहतर बनाता है। साथ में डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बेहतर है, शुगर लेवल को मेंटेन करने में सहायता करता है।
और ध्यान रखें, अगर पेनक्रियाज को कोई भी बेहतर करेगा तो सबसे पहले शुगर बेहतर होगी। आप इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, आपके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसे भी इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही थाई, हिप्स, नेक्स और शोल्डर्स की मसल्स को भी ये शक्ति प्रदान करता है। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं? प्रिकॉशंस में अवॉइड इफ प्रेग्नेंट, ये तो मैक्सिमम में है ही। रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी कोई हुई है तो वो, नेक में कोई दिक्कत है तो वो, आपके अगर पैरों में कोई दिक्कत है, जांघों में दिक्कत है, या बैकबोन में कोई दिक्कत है, तो भी आपको इन चीजों को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है कर्ण पीडासन। कर्ण पीडासन में देखिए, ये पोज है, और इस पोज में हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर पोस्चर बनाई हुई है बॉडी की कि ये गर्दन है और ये सिर निकला हुआ है। हमारे ये पैर हैं और पैर के घुटने जो हैं वो कान से लगे हुए हैं। इस आसन को आसानी से आप नहीं कर पाएंगे, और आपको जोर जबरदस्ती करनी भी नहीं चाहिए, आसानी से करना चाहिए अगर आप कर पा रहे हैं तो। आप यंग हैं, आप सभी लोग जरूर कर पाएंगे। जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत। बैकबोन तो नहीं टूटेगी, लेकिन नेक जो है, गर्दन, उस पर जरूर असर पड़ेगा। बैकबोन पे तो ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है, ये जो गर्दन की मांसपेशियां है ना, इन पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं। कर्ण पीडासन इज योगासना दैट ट्रांसलेट्स ईयर प्रेशर पोज। इसको हम कानों पर पड़ने वाले दबाव के आसन के रूप में भी इसको जानते हैं, और इसको इट इज वेरिएशन ऑफ हलासना, ये हल आसन का उल्टा है। वेयर द लेग्स आर बेंट एंड द नीज आर बाउट टुवर्ड्स, जिसमें टांगें, अब वो जो नीज है वो ऊपर उठाई गई होती हैं, और नीज ब्राउट टुवर्ड्स द ईयर, नीज को घुटनों के बराबर में लाया जाता है। वेयर लेग्स आर बेंट वाइन, और पैरों को मोड़ लिया जाता है। मीनिंग है कर्ण पीड़ासन का, मैंने पहले बताया था। कर्ण मीन्स संस्कृत में ईयर होता है, पीड़ा मीन्स प्रेशर होता है या दर्द का एहसास होना होता है उस जगह पे ज्यादा, कुछ पॉइंट होते हैं उनपे। और पोज मीन्स पोस्चर होता है। कर्ण पीड़ासन, पीड़ा मीन्स प्रेशर। तो देखिए, मुद्रा ये बनती है। इस मुद्रा में ये तो पूरा का पूरा फ्लैट हो गया, तो आपके कंधे पूरी तरीके से जमीन पे लगे हुए, आपका जो कंधों से लेके सिर की जो बैक है वो भी जमीन पे लगी हुई, और आपके इस तरीके से वेंडिंग है स्पाइन की कि आपके नीज हैं वो कान से आके लग जाएं, और टोज स्ट्रेच टुवर्ड्स, टोज जो हैं अंगूठे पैर के वो बाहर की तरफ खिंचे हुए हों। नी कपिंग द ईयर्स, घुटने जो है हमारे, उनसे हमारा कान दब जाए, एक तरीके जैसे हाथ हम अपने कानों के ऊपर रख लेते हैं, उस तरीके से हमारे घुटनों को, कानों को कवर कर लेना चाहिए, कानों पर प्रेशर बनाना चाहिए इस तरीके से। बॉडी वेट ऑन द शोल्डर्स, हेड एंड हैंड्स, हमारे अब पूरे शरीर का जो वेट है वो कहाँ कहाँ है? एक तो हमारे कंधों पर, हमारे सिर पर, और हमारे हाथों पर। ये हमारे कंधे हैं, और ये सिर है, और ये हाथ है। और उसके बाद में फिंगर्स इंटरलॉक, हाथ देखो एक दूसरे में जैसे मुट्ठी बनाए हुए हैं उस मुद्रा में। आर्म्स इनवर्ड रोटेटेड एंड स्ट्रेस्ड, आर्म्स अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं, और स्पाइन आपकी इस तरीके से। गेज एट नोज, आंखों से अब आपको अपनी नाक की तरफ देखना है, बस ये मुद्रा है, ये इसके स्टेप्स हैं। और इसमें क्या करना है कि जब इस मुद्रा में जाना है तो उससे पहले गहराई से आपको सांस लेनी है, आपको अपनी सारी मसल्स को तैयार करना है, लेग्स को फ्री छोड़ के उन पर प्रेशर डाल के उनको ऊपर को उठा के ले जाना है। ऊपर ले जाते हुए फिर उनको फ्लोर की तरफ बेंड करना है। उसके बाद में अपनी नीज को, घुटनों को बेंड करके अपने ईयर्स के पास लगाना है, जिससे ये आपके कानों को टच कर सके। उसके बाद अपने हाथों को अपने बैक सपोर्ट के तरीके से यूज करना है, और अपनी एल्बोज को एक दूसरे के पास में लाके अपर पैरेलल टू द ग्राउंड, अपर आर्म्स को ग्राउंड के बराबर रखना है, पैरेलल रखना है, समान ग्राउंड से टच होती हुई हो।
अब इस मुद्रा में आने के बाद में कुछ सांसें आपको लेनी है, डीप लेनी है और उन्हें छोड़ना है, लेना है और छोड़ना है। और ये प्रेशर के साथ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतना ही प्रेशर जितना जेंटली आप अप्लाई कर सकें। उसके बाद में जब आपको लगता है कि अब आप कर चुके हैं, अब आपसे और ज़्यादा इस मुद्रा में नहीं रहा जाएगा, तो आप पूरे ध्यानपूर्वक अपने स्पाइन और अपने वर्टिब्रा, अपने लेग्स, अपने आर्म्स, अपने नेक का ध्यान करते हुए आसानी से अपनी जिस मुद्रा में थे, उस मुद्रा में आ जाएं। और इसको ज़्यादा बार करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जैसा हमेशा बताया जाता है, कोई भी आसन करें, जब आप एंड करें, तो एंड में शवासन का प्रयोग करें या बालासन का। बालासन जानते हैं? बालक की तरीके से बिल्कुल स्वतंत्र, कोई विचार नहीं, कोई शरीर में मूवमेंट नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसके साथ ही ये स्टेप्स थे इसके, मैं आगे बढ़ता हूँ कर्ण पीडासन में। इससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? तो देखिए, जिन जिन पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा उन्हीं में बेनिफिट्स होगा। स्पाइन में आपके खिंचाव आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। थायराइड ग्लैंड पे इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में दो प्रोसेस हमेशा होती हैं, एक मेटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म, है ना? तो मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से ही हमारी एनर्जी का बनना और उसका कंज्यूम होना मैनेज होता है। और हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, वो मेटाबॉलिज्म को काफी प्रभावित करती है। तो इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा तो हमारे पूरे शरीर को ही आराम होगा। काम्स द माइंड, आपका जो दिमाग है उसको भी शांति प्रदान करता है। और इससे चिंता और तनाव अगर ग्रस्त हैं आप, तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। और मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म बेहतर होगा तो ये प्रक्रियाएं ज़्यादातर पेट में होती हैं, तो पेट को आराम मिलेगा। पेट में कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है और दिक्कतें हैं, तो उनमें भी आराम मिलेगा। आपके सोल्जर्स को में खिंचाव पैदा करेगा, नेक गर्दन वगैरह में खिंचाव पैदा करेगा, जिससे वहाँ की मसल्स भी सक्रिय हो जाएंगी। और कुछ डेड सेल्स अगर हैं तो वो भी रिएक्टिवेट होंगी या वो जल्दी से वॉश आउट हो जाएंगी और नई सेल्स उनकी जगह ले लेंगी। आपको उनसे रिजेवनेटेड आप महसूस करेंगे। प्रिकॉशंस क्या है? प्रेगनेंसी इज कॉमन इन ऑल। नेक इंजरी, अगर गले से संबंधित कोई गर्दन में दिक्कत है आपको, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है, या और भी कोई दिक्कतें हैं, या उनमें दर्द हो रहा है, खिंचाव ज्यादा है, तो आपको नहीं करना चाहिए। हाई बीपी में इसको नहीं करना चाहिए, कर्ण पीडासन को। और इससे पिछला भी आसन आपने पढ़ा था, उसमें भी था, जिसका ब्लड का प्रेशर आपके सिर की तरफ ज्यादा जो बढ़ा रहा हो, तो हाई बीपी वालों को ऐसा नहीं करने ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। बैक इंजरी, अगर आपकी बैक में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, तो भी आपको इससे बचना चाहिए। अब लास्ट है, आज का चौथा आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन तो आप जानते हैं, जिसमें पूरा शरीर हमारा इन्वॉल्व है। ये आसन आप करते हैं, शोल्डर स्टैंड पोज भी इसको कहा जाता है। ये आप आगे भी देख चुके हैं, थोड़ा सा ही अंतर होता है इनमें, नाम से आप नहीं जानते बस, और बाकी का इसको आप जानते होंगे, मैं समझता हूँ। सर्वांगासन दो तीन तरीके देखिए, पोज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इन आसन में डिफरेंस क्या है? पिक्चर सभी को दिख रही हैं तीनों? यस सर। फर्स्ट में क्या है, देखिए, गर्दन में कोई प्रॉब्लम है, गर्दन इतनी ज्यादा नहीं मुड़ सकती है, तो हम गर्दन को उतना ज्यादा मोड़े बिना इसको हमें 90 डिग्री पे ले जाना है, तो हम यहाँ पे कुछ ये क्वेश्चंस टाइप के यूज कर सकते हैं। सेकेंड में नेचुरली है, और थर्ड में ये प्रॉपर एंगल नहीं बन रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपका एंगल प्रॉपर बनना ही चाहिए, आप धीरे धीरे कोशिश करिए। ओके, अब देखिए डेफिनेशन क्या है सर्वांग। तो सर्वांग इज योगासना दैट ट्रांसलेट्स टू शोल्डर स्टैंड पोज। यहाँ पे मैं शायद थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया। वैसे इसका वास्तविक मतलब यही है, बट इस आसन के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। मीनिंग देखिए, सर्व मीन्स ऑल और होल, अंग मीन्स लिम्ब और बॉडी और पार्ट, और आसनास मीन्स postures। तो होल बॉडी posture,
होल बॉडी पार्ट पोस्चर्स। तो सर्वांग आसन मतलब पूरे शरीर का आसन। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, सोल्जर स्टैंड पोज। सर्वांग आसन मीनिंग वही है, बट यहाँ पे सोल्जर स्टैंड पोज है। तो सर्वांग आसन का हिंदी में मीनिंग वही है, बट उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें सारे के सारे शरीर के अंग इन्वॉल्व हैं। हमारा चेन टचिंग द चेस्ट, चेन हमारी चेस्ट को टच कर रही हो। होल्ड योर वेट वर्टिकल, वेट इस तरीके से हो आपका। इनर लेग्स टर्न टुवर्ड्स ईच अदर, और एंकल जेप्ड ऑलमोस्ट टुगेदर, एंकल एक दूसरे से मिले हुए हों। टोज स्प्रेड अपार्ट, और जो पैर की उंगलियां हों एक दूसरे से अलग हों। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। तो देखिए ये मुद्राएं हैं, पहले में आप आराम से लेट जाएंगे, ठीक है, जैसे नौकासन में भी लेटते हैं। नौकासन में आपने ये पैर ऊपर उठाया, अब यहाँ से इसको जो ट्रंक है बॉडी आपकी, इसको और ऊपर उठा लेते हैं, बस नौकासन बन गया। तो अब हमें क्या किया, हम यहाँ पे लाए 90 डिग्री पे लाए, फिर हमने हाथों को सपोर्ट दिया बैक का, और फिर उठा के पैरों को हम इधर तक तीसरी मुद्रा में लाने की कोशिश करी, और फिर ये तीसरे के बाद में हमने इसको ऊपर कर दिया, ये चौथी मुद्रा हो गई। चौथे स्टेप में हम सर्वांगासन में पूरी तरीके से आ गए। अब इसमें भी हमें क्या करना है, आराम से जब लेट गए उसके बाद में गहरी सांस ली, निकाली। हमेशा कोई भी आसन लेने से पहले आपको माइंडफुल ब्रीदिंग करनी है। गहराई से सांस लेनी है, गहराई से निकालनी है, फिर सांस लेनी है, फिर उस एक्सरसाइज को करना है। फिर आप ऊपर गए, फिर आप सांस छोड़ दीजिए, फिर एक दो सांस लीजिए, फिर आप नॉर्मल पोजिशन में आइए। आमतौर पर एक रिदम यही होता है। नेक्स्ट है, अ, इसमें और बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं, स्टेप्स वही हैं और उनके अगले पॉइंट्स हैं जो मैंने बताया आपको, है ना। मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक ले रहा हूँ अभी। तो देखिए ये उनके स्टेप ही हैं, आपको कैसे क्या करना है कुछ खास नहीं है। लास्ट में जाके आपको क्या करना है, सब आसन का उपयोग करना है, कॉर्प्स पोज बोलते हैं, जिसमें बिल्कुल आपको निश्चिंत होके, निश्चंद होके, टेंशन फ्री होके और विदाउट किसी सोच विचार के आपको लेटे रहना है, शरीर को आराम देना है। ये तो स्टेप्स हैं। बेनिफिट्स क्या है, तो बेनिफिट्स देखिए, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, विजेश क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात में आप चारपाई पे इस तरीके से बैठे रहते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ब्लड का प्रेशर आपके सिर की तरफ बढ़ेगा, और जब ब्लड का प्रेशर सिर की तरफ बढ़ेगा तो सिर को एनर्जी मिलेगी और रिलैक्स होगा, उससे जो रसायंस हैं, जो टॉक्सिक हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो बाहर निकलेंगे। रिलीव्स कोल्ड, अगर आपको अक्सर जुकाम वगैरह रहता है उसमें भी आराम मिलेगा। डाइजेशन आपका बेहतर होगा, हार्ट हेल्थ आपकी बेहतर होगी, और थायराइड को आराम मिलेगा, और प्रिवेंशन होगी। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं समूह, अभी बताएंगे आपको, इसमें अगला स्टेप उसी का होगा। आपको मालूम है बेनिफिट्स के बाद में हमेशा लास्ट स्टेप जो है ना, वो प्रिकॉशंस और उनका ही होता है। तो नेक्स्ट है टॉप 3 बेनिफिट्स ऑफ सर्वांगासना। 3 मुख्य बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। पहला एक है, अगर अस्थमा की दिक्कत है आपको, आपके लंग से रिलेटेड कोई बीमारियां हैं, तो उनमें आपको इससे आराम मिलेगा। और ये आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है, साथ में आपके डायफ्राम है और लंग्स हैं, और लंग्स की जो एल्वियोलीज हैं जहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है, उन्हें सभी को बूस्ट अप करता है। जब आप ये पोज यूज कर रहे होते हैं तो आपका क्या होता है, वाटर रिटेंशन इन लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और इससे ब्लड का फ्लो इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, सिर की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है, जो मैं बता चुका हूँ पहले। और इसके साथ ही वो वुमेन्स जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजर रहे होते हैं, उनको भी इससे फायदा मिलता है, और इससे जो पेन है और क्रैम्प्स हैं उनमें आराम मिलता है। अब प्रिकॉशंस क्या है, इफ़ यू प्रेग्नेंट, नेक इंजरीज अगर हैं तो ऐसे में आपको नहीं करना चाहिए।
हाई बीपी है तो नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा ही अगर खिंचाव है तो भी नहीं करना चाहिए। बैक इंजरीज किसी भी तरीके की है, हार्निएटेड डिस्क है, तो आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ग्लूकोमा अगर है तो भी आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ग्लूकोमा आप लोगों को मालूम है ना क्या होता है? आंखों में जो आई बॉल होती है उसके सामने कुछ ब्लैक स्पॉट बनने लगता है, वहां पे किसी तरीके से ब्लड या कोई भी चीज क्रिस्टल्स वगैरह इकट्ठे होने लगते हैं और हमारी विजन क्लियर नहीं बनती है। ऐसे में हमारी आंखों पर प्रेशर बढ़ता है और वो ज्यादा ब्लर होने की उम्मीद होती है, इसलिए इसे बचना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही ये हमारे 4 आसन थे, ये यहाँ पे कंट्रोल होते हैं और ये कंप्लीट होते हैं। And this session also completes along with the completion of these 4 asanas today. Tomorrow we will start on the same time with the next 3 more asanas. So this is now time to say thank you all who have joined this session. Now the time is over, but still 10 minutes are remaining. So I am getting some responses from some of the students that they want to listen a story. So which story you would like to listen? तो मैं यहाँ पे, मैंने शायद शुरुआत की थी 4 घोड़ों वाली कहानी से, है ना? और वो रेलिवेंट होती है, जैसे क्लासेस में स्टूडेंट बहुत हैं बट स्टूडेंट काफी कम संख्या में ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये कहानी शायद इसी चीज पे उस समय मेरे दिमाग में जो विचार आया, तभी ये कहानी मेरे दिमाग में आई, और मैंने लगा कि मेरे को इसे सुनाना चाहिए, और शायद इस स्थिति पर ये ठीक बैठती है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या हुआ, एक राजा था, उसके पास में 4 घोड़े थे। बड़ी जनरल कहानी है, आपको लोगों को अब तक सुन लेनी चाहिए थी कहीं ना कहीं। क्या हुआ कि वो घोड़े कुछ ऐसे थे जो किसी के भी काबू में नहीं आते थे, और बहुत सारे बड़े बड़े घुड़सवार थे, उन्हें लाया गया, बड़े बड़े लोगों को लाया गया और उनसे कहा गया कि किस तरीके से इन घोड़ों को नियंत्रण में लाएं, लेकिन वो घोड़े नियंत्रण में नहीं आए। लास्ट में राजा ने क्या किया, उसने कहा कि हम 1 लाख रुपए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो व्यक्ति इन घोड़ों को कब्जे में लाएगा। शर्त एक ये थी, घोड़े बहुत प्रिय थे राजा के, उन घोड़ों को मार पिटाई नहीं करनी थी और किसी भी तरीके का कोई कष्ट नहीं देना था। तो एक कोई बड़ा युवा जैसा व्यक्ति था, उसके चेहरे पे युवापन दिख रहा था, और चेहरे में आंखों में एक तेज था, चेहरे पे एक तेज था, लेकिन एज से कुछ ज्यादा लग रहा था वो। तो वो आया और उसने कहा कि महाराज, मैं आपके घोड़ों को बिना कोई कष्ट दिए और उन्हें सब कुछ सिखा सकता हूँ। तो राजा ने कहा अगर ऐसा कर सकते हैं तो अच्छा है, आप कब से आना चाहेंगे? उसने कहा जब से आप कहें। कल से? कल से। कल पहला दिन था। वो घुड़सवार जो था, वो घोड़े के अस्वल में आया जहाँ घोड़े बांधे जाते थे, और वहीं पे एक बड़ा फील्ड हुआ करता था जिसमें घोड़े दौड़ा करते थे। तो उसने क्या किया, पहले ही दिन घोड़ों का बांधना बंद कर दिया और सुबह ले जाके उस दौड़ने वाले फील्ड में घोड़ों को छोड़ा। घोड़े खड़े हुए, इधर उधर टहले फिरे, और वो बंदा उसने दौड़ना शुरू किया खुद। वो क्या करता था कि उसके चक्कर लगाया करता था उस फील्ड के, जैसे हम लोग दौड़ लगाते नहीं है, मॉर्निंग वॉक करते हैं उस समय, वो चक्कर लगाता था। और घोड़ों से कुछ नहीं उसने कहा, कुछ भी बात नहीं करी। घोड़ों ने एक दिन उसकी तरफ देखा, दूसरे दिन उसने और बड़े प्रेम से घोड़ों को प्यार करता था, पुचकारता था, उनकी मसाज किया करता था, उन्हें बड़ा प्रेम करता था, गले से लगाता था, बहुत प्रेम लगा करता था, कुछ भी नहीं उनसे कहता था। तो घोड़ों ने 2 3 4 5 दिन, आप जानते हो जानवर जो मनुष्य के संपर्क में आता है वो मनुष्य के स्वभाव से परिचित हो जाता है और फिर उसके जैसा बहुत कुछ बिहेव करने लगता है ना? पालतू जानवरों में ये एक अंतर है। तो उन घोड़ों ने देखा कि ये दौड़ रहा है, तो घोड़े की एक की इच्छा हुई, वो दौड़ा। धीरे धीरे वो सभी घोड़ों की इच्छा होने लगी कि उसके साथ दौड़े। फिर जब दौड़ रहे हैं तो वो धीरे से एक हाथ भी घोड़े के ऊपर फिरा देता, घोड़े को और बहुत अच्छा लगता, उसकी गर्दन को सहला देता, उन्हें बहुत अच्छा लगता, पूंछ पकड़ के दौड़ता और अच्छा लगता।
धीरे धीरे घोड़े उसके स्वभाव में पलते चले गए और उसने राजा से समय लिया था 1 साल का कि हमें समय कम से कम 1 साल का चाहिए, उससे पहले हमें कोई भी बीच में छेड़े नहीं, ये मेरी कंडीशन है। राजा ने कहा बिल्कुल आपको पूरा टाइम है। 3-4 महीने हुए, अब घोड़े उसके साथ ही उड़ते और वो घोड़ों को बांधता भी नहीं और रात के समय घोड़ों को बांध देता और वहीं घोड़ों के पास ही लेट जाता, कहीं दूर लेटता भी नहीं जाके। 3-4 महीने उसने घोड़ों के साथ बिताए। उसका धीरे धीरे घोड़े उसके संपर्क में आने लगे और वो घोड़ों के संपर्क में आने लगा। उसके बाद उसने एक दिन क्या किया कि एक घोड़े के ऊपर जो काठी रखी जाती है जिसपे सवार बैठते हैं वो रख दी और उस घोड़े ने थोड़ा सा विरोध किया लेकिन वो उस पर बैठा नहीं। उसने विरोध किया थोड़ा सा, वो गिर गई। दूसरे दिन फिर से उसने ऐसा ही किया, दूसरे घोड़े पे उसने भी नहीं रखने दिया। धीरे धीरे रोज वो करता रहा। 4-5 दिन के बाद एक घोड़े ने उसे रखने दिया। फिर वो उस घोड़े का हाथ रख के उस घोड़े को प्रेम करता हुआ दौड़ता रहा। उसे घोड़े को बड़ा अच्छा लगा। दूसरे घोड़ों से शायद दिमाग में ये बात आने लगी कि हमें ये क्यों नहीं अब इतना भाव दे रहा है, क्योंकि शायद हम उसको नहीं रख रहे हैं। फिर उसने दूसरे घोड़े पे रखा, चारों घोड़ों से स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि उनमें आपस में सेटिंग और बेहतर बनती गई और धीरे धीरे करीब 6-7 महीने गुजरे कि उसने चारों घोड़ों पर उसे रखने के बाद में एक दिन एक घोड़े पे चढ़ने की प्रैक्टिस करी। घोड़े ने उसका प्रतिरोध किया, ज्यादा नहीं किया, उसने भी कतई दोबारा जबरदस्ती नहीं करी और आराम से उसके बराबर दौड़ता रहा। फिर थोड़ा सा मौका मिला, फिर उसके ऊपर चढ़ा। ऐसे करते करते 9-10 महीने बीते कि उन सारों चारों घोड़ों ने उसे स्वीकार कर लिया। अब वो उनके ऊपर बैठ के दौड़ता था और 3 घोड़े खाली दौड़ते थे, कभी इस घोड़े पे, कभी इस घोड़े पे, कभी इस घोड़े पे, कभी इस घोड़े पे। 1 साल कंप्लीट होने को था। उसने राजा को खबर भिजवाई कि आपके घोड़े ट्रेंड हो गए हैं, आप आ जाएं और इन घोड़ों को अब आप अपनी सवारी में यूज कर सकते हैं। राजा आया, राजा के सामने उसने प्रदर्शन किया। चारों घोड़ों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, बहुत सुंदर देखने में घोड़े, बहुत अच्छी स्पीड में दौड़ने वाले। राजा को लगा भाई ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। तो उसने उससे जानना चाहा भाई कैसे हुआ। तो उसने यही स्टेप सारे बताए कि धीरे धीरे हमने किया, हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी, कोई जल्दबाजी नहीं करी, कोई मतलब कंडीशन अप्लाई नहीं करी, बल्कि हम खुद इनका एक पार्ट बन गए। तो राजा को लगा कि वास्तव में केवल राजा होने से और ऑर्डर पास कर देने से और टर्म्स एंड कंडीशंस बना देने से, पेनल्टीज लगा देने से कोई सुधार बहुत बड़ा संभव नहीं होता। वो सुधार जब अंदर से बाहर की तरफ होता है तो स्टेबल होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है और ज्यादा प्रभावशाली होता है। यही अप्लाई होता है आप सभी स्टूडेंट्स पे भी। अभी स्टूडेंट बहुत कम ज्वाइन कर रहे हैं। उन वो खुले हुए घोड़े हैं, वो जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं, ज्वाइन करना चाहे नहीं करेंगे और करना चाहे करेंगे। जितनी देर चाहे 10 मिनट चाहे 10 मिनट करेंगे, 5 मिनट चाहे 5 मिनट करेंगे, 30 मिनट चाहे 30 मिनट करेंगे। और अगर यही घोड़े इन पे लगाम लगा दी जाए कि तुम्हें यहाँ पे रहना ही पड़ेगा, चाहे तुम जो भी करो, चाहे आ, मेरी बात को सुनो या ना सुनो, ज्वाइन करे हुए देखने चाहिए कि जैसे मैं देख पा रहा हूँ जो नाम है कि ये सभी नाम आरती और अनुष्का और ब्रजेश, काजल, सलोनी, तनु, तमाम नाम जो हैं ये सभी, यहाँ पे कौन गायब हुआ हमें ये देखना है। जो गायब हुआ उसी पे पेनल्टी। अब 100 रुपए 50 रुपए की पेनल्टी, जैसे कॉलेजों में नहीं आए तो आप पे फाइन पड़ेगा, आपने टाइम पे असाइनमेंट जमा नहीं किए तो पेनल्टी पड़ेगी। तो ये लगाई जा सकती है, लेकिन इससे कौन सुधरता है? कोई सुधरेगा नहीं। तो मेरा भी, आप ये मान के चलिए, आप लोग खुद इसके गवाह होंगे। अभी होता क्या है, एक सेशन में हम बच्चों को तैयार कर पाते हैं, दूसरे सेशन में पता लगता है नए स्टूडेंट हमारे पास में आ गए, जो हमने तैयार किए थे वो दूसरे किसी कोर्स में चले गए। तो अगर ऐसा हो कि वही कोर्स कंटिन्यूटी में आगे बने रहें तो वो बच्चे अहमियत भी समझने लगें, इम्पोर्टेंस भी समझने लगें। कुछ जगह ऐसा होता है कि शायद टीचर्स भी कई बार इंटरेस्ट नहीं लेते, तो बच्चे फिर समझते हैं कि सभी जगह एक जैसा हाल चल रहा होगा, उस वजह से भी कई बार ज्वाइनिंग्स कम हो जाती है। लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जब कोई परिवर्तन अंदर से आता है, जब कोई परिवर्तन
अंदर से आता है तो जीवन में बदलाव आता है और जीवन प्रफुल्लित होता है, जीवन विकसित होता है। और जब कोई परिवर्तन ऊपर से दबा के प्रेस करके लाया जाता है तो विस्फोट होता है, विनाश होता है और बर्बादी होती है। जैसे आप जानते हैं, एक मुर्गी का अंडा है, मुर्गी उसको सेती है, 5-10 दिन अपने पंखों की और अपने शरीर की गर्मी देती है, फिर वो अंडा टूटता है। कहाँ से? अंदर की तरफ से। जब उसके अंदर बच्चा बड़ा होता है और अंडे का साइज थोड़ा छोटा पड़ने लगता है तो अंडा टूटता है। उससे फिर क्या होता है? एक जीवन पैदा होता है। और वही अंडा जब आप अपने घर पे ले आते हैं और चम्मच से आप उसे तोड़ते हैं तो फिर क्या होता है? संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। फिर वो जो जीवन होता है, जीवन नहीं होता है, जीवन समाप्त होता है। तो जीवन का यही मूल्य है कि अंदर से परिवर्तन हमेशा सुखदायी होता है, फलदायक होता है, और जबरदस्ती किया गया परिवर्तन दुख का कारण बनता है और वो कभी स्थायी नहीं होता। So thank you all for being with us. Now this time is to say goodbye to you all. Take care. We will meet again on the same time tomorrow with the next uh, part of remaining uh, syllabus of second unit. Till then, take care and goodbye. Good evening, sir. Good evening.